तो देखिए, नए साल का आगाज और इसरो ने एक और इतिहास रच दिया है। सब कुछ वहां पर जो उम्मीद की जा रही थी उसी के हिसाब से हो रहा है। ये कहा जा रहा है जो वहां पे अनाउंसमेंट भी हो रहा है। सौम्या दत्ता सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, ये आखिरी के जो कुछ मिनट होते हैं, जरा वो दर्शकों को आप समझा दीजिए, वो कितने अहम, कितने इंपॉर्टेंट होते हैं लॉन्चिंग के बाद से। अच्छा, उनसे संपर्क टूट चुका है। श्रीनिवास मेरे साथ ही लगातार बने हैं। श्रीनिवास, ये आप तो चूंकि कवर भी करते हैं, जब चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई थी आप वहीं पर कई दिन से डटे हुए थे, आपने देखा था पूरा प्रोसेस, बाहर से ही लोगों से बातचीत भी की थी और वैज्ञानिकों से बातचीत की थी। ये जो लॉन्चिंग के बाद का वक्त होता है श्रीनिवास, ये कितना क्रूशियल होता है सभी के लिए? देखिए दीपा, इसमें जो तकरीबन 3 स्टेज, जो इस लॉन्चिंग की बात करें, नॉर्मल लॉन्चिंग में 3 स्टेज होते हैं। जो पहली लॉन्चिंग होती है, जो यान लेकर सैटेलाइट को ऊपर की तरफ जाता है, तो पहले एक हाइट पर ले जाकर ये यान जो है वो पेलोड से अलग हो जाता है। फिर एक कैप्सूल सा होता है जो पेलोड को लेकर और ऊपर तक जाता है जहां इसे लेकर जाना है, और फाइनली उस कैप्सूल से निकलकर उसको जिस भी ऑर्बिट में स्थापित करना होता है उस ऑर्बिट में स्थापित कर देता है। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो जो धरती के लोअर ऑर्बिट है, यानी कि अर्थ का जो लोअर ऑर्बिट है, आप कह सकते हैं हमारे सतह से तकरीबन 650 किलोमीटर ऊपर, वहां ले जाकर इसको स्थापित किया जाएगा। तो हर स्टेज पे, क्योंकि जैसे PSLV जब ये लोड लेकर आगे जाता है, पहले उसको इग्नाइट किया जाता है और ये प्रक्रिया बहुत ही फास्ट होती है। कुछ सेकंड का फासला होता है, एक एक सेकंड का हिसाब होता है। यहाँ पे आप कुछ भी मिस नहीं कर सकते। जैसा कि आप देख रहे हैं स्पीड, इस वक्त जो स्पीड है तकरीबन 2.5 किलोमीटर प्रति सेकंड, आप समझ सकते हैं कि कितनी स्पीड होगा। और इस दौरान आपको हर सेकंड में उन तमाम प्रक्रिया को पूरी की जाती है। पहला इंजन इग्नाइट होता है, फिर एक स्टेज के बाद दूसरा इंजन इग्नाइट होता है, और कह सकते हैं हर जगह पे फ्यूल क्वालिटी भी चेंज होती है। जैसे अभी लास्ट में जो फ्यूल क्वालिटी होती है वो क्रायोजेनिक हो जाती है। ये तमाम चीजें जो हैं इनका ध्यान रखा जाता है। लेकिन ये भी कहा जाए कि हिंदुस्तान इस क्षेत्र में बहुत आगे चल गया है, और अमूमन जब भी अब इस तरह की चीजों पे हम जाते हैं, चंद्रयान 3 के बाद आदित्य-11 वहां भी पहुंचे, तो अब दिल में कोई इस तरह का शक नहीं होता, कोई खौफ नहीं होता कि क्या ये सक्सेस होगा या नहीं। चूंकि हिंदुस्तान बहुत आगे निकल चुका है, इसरो इस क्षेत्र में बहुत आगे निकल चुका है, तो अक्सर लोग अब बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं। जैसा कि मैंने वैज्ञानिकों के चेहरों पे भी देखा था, चंद्रयान 3 की बात हो या आदित्य-11, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट थे। और लगभग अब इस वक्त एक्सपो सेट की प्रक्रिया जो है वो लगभग पूरी हो चुकी होगी, क्योंकि 152 सेकंड का वक्त था। 152 सेकंड के अंदर इसे उस कक्षा तक पहुंच जाना था। दीपा, बिल्कुल, और ये स्वाभाविक है क्योंकि एक के बाद एक जो मिशन हमने सक्सेसफुल होते हुए अपने आंखों के सामने देखे हैं श्रीनिवास, उससे भरोसा बढ़ता है। और अब ये हिंदुस्तानी, किसी को, मुझे लगता नहीं है कि किसी को कोई शक शुबा होता होगा कि ये मिशन सक्सेसफुल होगा या फिर नहीं होगा। इससे बहुत पार हिंदुस्तान निकल चुका है। सौम्या दत्ता सर भी लगातार बने हैं। सर, ये जिस 3 फेजेस की बात अभी श्रीनिवास भी कर रहे थे, लॉन्चिंग के बाद के ये चरण सर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, कितने अहम होते हैं, और कब ये लगता है कि नहीं, अब जिसके लिए ये लॉन्च हुआ है अपना काम ये आगे करेगा, अब एकदम निश्चिंत रहे सारे वैज्ञानिक जो हैं? देखिए, इसमें 2 चीज अलग अलग समझना चाहिए। एक तो जो PSLV का लॉन्चिंग प्रोसेस चल रहा है, ये सिर्फ लॉन्च व्हीकल है, रॉकेट है जी। और PSLV को बोला जाता है ये इसरो का वर्क हॉर्स, मतलब ये सबसे रिलायबल जो लॉन्च व्हीकल है ये है PSLV। मतलब इसका सक्सेस रेट 98% का आसपास है। हाँ, एग्जैक्ट फिगर इसरो ये बता सकते हैं। तो ये बहुत ही रिलायबल लॉन्च व्हीकल है। लेकिन मिशन सक्सेस का बात है, जो एक्सपोसैट है, जब इसको प्रॉपर ऑर्बिट, इसका जो डेजिग्नेटेड ऑर्बिट यहाँ जब प्लेस किया जाएगा और कुछ मिनट बाद, हाँ, उसके बाद उसको टेस्टिंग होगा, उसको सैटेलाइट को खोला जाएगा, उसको पैनल, सोलर पैनल से शुरू करके उसका जो ऑपरेशनल पेलोड, हाँ, जो पोलराइजेशन को स्टडी करेगा, एक्सरे को पोलराइजेशन को, तो ये सारे करेगा, वो है सेकेंड स्टेज, जो है मिशन, एक्चुअल मिशन। अभी वो एक्चुअल मिशन का सिर्फ पहला स्टेज, जिसको लॉन्च फेज बोला जाता है। तो सैटेलाइट अभी प्रोटेक्टेड कवरिंग के अंदर है, तो इसीलिए 2 चीज को अलग अलग देखना चाहिए। लेकिन एक बात तो सबको मानना ही पड़ेगा, और दुनिया भर में इसको, इसरो को माना जाता है, सिर्फ इनका सक्सेस रेट के लिए नहीं, पर जिस ढंग का फ्रूगल इंजीनियरिंग में हम कर पाते हैं, मतलब जितनी कम पैसे में जितनी कॉम्प्लिकेटेड मिशन इसरो कर पाते हैं, दुनिया में बाकी कोई स्पेस एजेंसी इतनी कम रिसोर्सेस में
इतनी सक्सेसफुल कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजिकल मिशन नहीं करते हैं। ऐसे नहीं है जो नासा व जक्सा व ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी इस ढंग का मिशन नहीं करते हैं व नहीं किया है। उन्होंने करते हैं, इससे भी कॉम्प्लिकेटेड मिशन करते हैं क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस भी बहुत ज्यादा है और बहुत साल से कर रहे हैं। लेकिन इसरो का ये जो अचीवमेंट है ये पूरी दुनिया ने नोटिस किया है। और मैंने फिर से बोल रहा हूँ, ये इस मिशन का एक्सपोसैट, अभी तक एक्सपोसैट अपना खोला भी नहीं, काम शुरू नहीं किया। अभी पीएसएल भी काम कर रहा है। तो PSLV इज द मोस्ट रिलायबल लॉन्च व्हीकल ऑफ इसरो। एंड PSLV दुनिया में जितनी लॉन्च व्हीकल है मीडियम रेंज का, PSLV बड़ा नहीं है, मतलब हेवी लॉन्च व्हीकल नहीं है, तो उसमें सबसे रिलायबल लॉन्च व्हीकल में एक माना जाता है। जैसे अमेरिका में प्राइवेट एजेंसी का फैल्कॉन हेवी है, नासा का पहले डेल्टा रॉकेट है, इस ढंग का सबसे रशिया का जो संयुक्त इसका है, तो इस ढंग का सबसे रिलायबल लॉन्च व्हीकल माना जाता है। अभी वही काम कर रहा है, अभी सैटेलाइट कवरिंग में है, प्रोटेक्टेड है। ठीक है, कम संसाधनों में या सीमित संसाधनों में जिस तरीके से इसरो ने कीर्तिमान रचे हैं सर, जिसका जिक्र भी आप कर रहे हैं, उसका लोहा तो पूरी दुनिया मान रही है। अच्छा, जिस पूरे प्रक्रिया की बात आप कर रहे हैं सर, अपने काम को शुरू करने में इस सैटेलाइट को कितना वक्त लगेगा? ये पूरी जो प्रक्रिया वो कितनी लंबी होती है? देखिए, ये पूरी प्रक्रिया पहले तो अभी सैटेलाइट को जितना ऑर्बिट में अपना 600 किलोमीटर प्लस माइनस कुछ भी वहां प्लेस किया जाएगा। हाँ, फिर उसको सारे सिस्टम टेस्ट होगा, क्योंकि सैटेलाइट जब काम करना शुरू करेगा उसके पहले उसका जो सपोर्ट सिस्टम, ये उसको पावर सप्लाई, उसको एटीट्यूड कंट्रोल सिस्टम जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये उसको सही दिशा में जो एक्सरे पोलराइजेशन को स्टडी करेगा, तो जो जो टारगेट उसको ऑब्जेक्ट होगा, जो उस पर ब्लैक होल होगा, न्यूट्रॉन्स होगा, उसके तरफ एकदम परफेक्टली टारगेटिंग करना पड़ेगा। उसमें डायरेक्शनल एटीट्यूड जो कंट्रोल है ये सब टेस्ट किया जाएगा। तो पूरी सिस्टम लागू होने में कुछ दिन लगते हैं। अच्छा, ठीक है, पूरी जो प्रक्रिया है उसको शुरू होने में या फिर उसको लागू होने में कुछ दिन का वक्त लगता है, आप ये बता रहे हैं सर। मिशन का जो पूरा ऑब्जेक्टिव है जब चालू होगा उसमें दिन लगता है, लेकिन सैटेलाइट प्लेसमेंट कुछ मिनटों में हो जाएगा। अच्छा, सैटेलाइट जो प्लेसमेंट है वो कुछ मिनटों में हो जाएगा, लेकिन पूरी प्रक्रिया को लागू होने में कुछ दिन का वक्त लगता है, ये आप जानकारी दे रहे हैं। सब जरा जो हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं, एक वैज्ञानिक के तौर पे जरा सर ये बता दें कि जो ब्लैक होल के जो राज खोलेंगे या फिर राज दुनिया के सामने इसको लेकर के आएगा अपनी इस सैटेलाइट के माध्यम से, तो सर उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उसका क्या असर होगा, कैसे उससे मदद मिलेगी सर? देखिए, इसमें एक चीज हमें समझना बहुत जरूरी है जी। ये एक ब्लैक होल का बहुत सारे पहलू है। जैसे 2 साल पहले 3 साल पहले आपने देखे होंगे, जो पहले बार नासा का साइंटिस्ट ने, नासा का स्पेस मिशन ने ब्लैक होल का फोटोग्राफ लेने में, एक्चुअल फोटोग्राफ लेने में सक्सेसफुल हुआ। उसके पहले कभी नहीं लिया गया। अभी ब्लैक होल का जो इवेंट हॉराइजन, जिसके अंदर जाने से समय खत्म हो जाते हैं, जिसके हमारे सारे विज्ञान का जो लॉज है, साइंस का, फिजिक्स का जो लॉज है, वो लॉज लागू होता है कि नहीं होता है हम जानते नहीं है। तो अलग अलग पहलू, अलग अलग मिशन स्टडी करते हैं। ये जो मिशन है ये सिर्फ 2 पहलू स्टडी कर रहा है। ये एक्सरे का पोलराइजेशन, एंगल, डिग्रीज, ये सब का स्टडी कर रहा है। ये पूरी जो नॉलेज सिस्टम है ब्लैक होल का बारे में, उसका एक पहलू जोड़ेगा और कोई देश का जो और कोई पहलू का स्टडी करेगा। किसी ने विजिबल स्पेक्ट्रम में पोलराइजेशन स्टडी ऑलरेडी हो चुका है, मानिए किसी ने इसके बाद गामा रे पोलराइजेशन का स्टडी करे, तो इस ढंग का हम पूरा ब्लैक होल का पोल खोल कर देंगे, पूरा उनको जानकारी, ऐसे गलतफहमी है। ब्लैक होल का बहुत सारे विज्ञान है, उसमें बहुत सारे हम जान चुके हैं पिछले 20 सालों में, और बहुत सारे जानना बाकी है। तो इसरो का ये मिशन उसमें एक पहलू का ओवर स्टडी करके उसमें ज्ञान का जो भंडार है उसमें एक एडिशनल एलिमेंट जोड़ेगा। हाँ, इसका मतलब नहीं है ब्लैक होल को स्टडी नहीं किया, ब्लैक होल हम पहले स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, श्रीनिवास, एक आखिरी कमेंट आपसे भी देखिए, जो कीर्तिमान रचे हैं इसरो ने, अगर ये उम्मीद के मुताबिक सब कुछ सही जाता है, जैसे कि होता हुआ दिखाई भी दे रहा है, जैसे कि सर भी बता रहे हैं, अगर ये सब कुछ वैसा होता है उम्मीद के मुताबिक, तो ये तो इसरो के कीर्तिमान में एक और अध्याय जुड़ जाएगा इसी के साथ ही। देखिए, ये बात में कोई इनकार नहीं करते हैं, इंक्लूडिंग जो सबसे एडवांस, सबसे पहले से जो कर रहा है ये काम, नासा का साइंटिस्ट। श्रीनिवास से ये मेरा सवाल था। श्रीनिवास,
माफी से नासा ने भेजा था, और कह सकते हैं कि लगातार साल दर साल, और ये सच में एक बहुत अहम उपलब्धि होगी। हम आपको बता दें कि इस क्षेत्र में हिंदुस्तान बहुत पहले से काम करता है। हिंदुस्तानी मूल के जो वैज्ञानिक थे चंद्रशेखर, उन्होंने इस चीज पे काम किया था, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स, और इसलिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। सीधी सी बात ये समझनी है कि आखिर हमारा जो ये एक्सप्लोरेटरी जो हम भेज रहे हैं, ये स्टडी क्या करेगा। जैसा कि दत्ता सर ने भी बताया कि जो न्यूट्रॉन स्टार हैं या ब्लैक होल हैं, इससे निकलने वाली जो रेज है, मेनली एक्स रेज, उनके बारे में स्टडी की जाएगी, उनके पोलराइजेशन के बारे में। और पोलराइजेशन से ऐसे समझते हैं इसको कि किसी भी इस तरह के स्टार से जो इस तरह के रेज निकलते हैं, नॉर्मली वो रैंडम डायरेक्शंस में निकलते हैं, लेकिन कहीं कहीं एक वक्त के बाद ये पोलराइज्ड हो जाते हैं और एक तरफ जाते हैं, तो इसकी स्टडी करेगा। और दूसरी बात, सबसे अहम बात समझना ये होगा कि आखिर न्यूट्रॉन स्टार क्या है। आप सूर्य को एक उदाहरण के तौर पे लीजिए, सन को। सन भी एक स्टार है और वो मिडिल साइज सन है। आप समझ सकते हैं कि स्टार्स कितने बड़े होते हैं। बिल्कुल ठीक है श्रीनिवास, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी बारीकी से जानकारी समझाने के लिए भी, और सौम्या दत्ता सर आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए भी और जानकारी साझा करने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।